तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरा नाम कोमल है और मेरा संबंध एक गांव से है। मेरी यह कहानी आपको रोंगटे खड़ी कर देगी कि किस तरह से मेरे चाचा जी गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाती। जब सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई तो मेरी आत्मा कांप उठी थी, क्योंकि सच्चाई उससे कई ज़्यादा भयानक थी जो साफ नज़र आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। रात की अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। सिर्फ छत से एक टिमटिमाती हुई रोशनी नज़र आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपने इस जिज्ञासा को दूर कर सकती थी और यह जान सकती थी कि आखिर चाचा जी आधी रात को छत पर करते क्या हैं। हर बार चाची जी की पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाहकर भी सीढ़ियाँ तक नहीं जा पाती थी, और कभी कभी तो मुझे चाची जी पर हैरत होती थी कि कैसे वह चाचा जी को किसी भी कुंवारे लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेले छोड़ सकती हैं। लेकिन आज की रात चाची जी पता नहीं कहाँ थी और मैं आसानी से सीढ़ियाँ तक पहुँच गई थी। मेरे चाचा जी कुछ देर पहले ही गांव की नई नाबालिग होने वाली लड़की सीमा को लेकर छत पर गए थे, और जब वह पूरे 2 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे, इन 2 घंटों में चाचा जी लड़की के साथ क्या क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था, ये सब जानने की मुझे जिज्ञासा थी। कहने को तो मेरे चाचा जी पैसे से नाई थे, लेकिन उनका काम और काम करने का तरीका मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। और आज की रात मुझे ये जान कर रहना था कि आखिर चाचा जी सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों को ही बाल क्यों काटते हैं, और वो भी आधी रात को छत पर अकेले में। ना चाची जी कभी खुद छत पर जाती और ना ही लड़की के घर वाले भी में से किसी के साथ जाने के दिया जाता। मैं आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी और इस राज से पर्दा हटने ही वाला था कि चाचा जी की सीमा के साथ क्या करने वाले हैं कि पीछे से मेरी चाची जी की गर्जदार आवाज़ ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। हमेशा डरी सहमी और धीमे लहजे में बात करने वाली चाची जी, पहली बार मैंने ऐसी आवाज़ सुनी थी कि मेरी जान निकल गई थी। मैं जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वह मेरे सर पर आ पहुंची थी और मेरा हाथ पकड़कर गुस्से में मुझे खींचकर नीचे ले आई थी। उनका अंदाज़ा ऐसा था जैसे वह मुझे कच्चा चबा जाएंगी। वह गुस्से में मेरे बाजू को दबोचते हुए पूछ रही थी कि मैंने ऊपर कहाँ जा रही थी। मैंने हकलाते हुए चाची जी से कह दिया कि मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसीलिए मैं छत पर जा रही थी। मेरी बात सुनकर चाची जी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी कि क्या तुम जानती नहीं हो, आज सीमा अपने बाल उतरवाने के लिए आई है। तुमने छत पर जाने के बारे में क्यों सोचा, कैसे सोचा? क्या तुम अपने चाचा का काम बंद करवाना चाहती हो? क्या तुम जानती नहीं हो तुम्हें और तुम्हारे माँ को तुम्हारे चाचा ही पाल रहे हैं? तुम्हारे बाबा के मरने के बाद से तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे चाचा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वह काम करे तो कोई उन्हें परेशान करे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इसीलिए मैं भी कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर है कि तुम भी मत करना आधी रात के वक्त, और इस तरह न करना वरना अच्छा नहीं होगा, और फिर मैं तुम्हारे चाचा जी को तुम्हारी शिकायत करूंगी। चाची की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि चाची जी से तो वैसे भी मुझे डर लगता था, और फिर मैं उनकी अजीबोगरीब करतूत की वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में चाची जी उनसे मेरी किसी तरह की कोई शिकायत करती तो मेरे लिए परेशानियां खड़ी हो जाती। मैंने फ़ौरन ही चाची जी से माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। चाची ने मुझे नरमी से कहा कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने सही मौका समझा और अपने कमरे में की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे में जाकर भी मेरे दिमाग में यही बातें घूम रही थी कि आखिर चाचा जी को बाल उतारते वक्त इतनी तन्हाई में क्यों, क्या ज़रूरत है कि वह किसी तीसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जबकि गांव का दूसरा नाई जो है वो बीच चौराहे पर अपनी कुर्सी डालकर बैठा रहता है और आधे गांव के बीच गांव के लोग बाल उतरवाते रहते हैं।
तो नहीं किसी तरह की तन्हाई की ज़रूरत है और ना ही किसी के आने से कोई परेशानी थी, लेकिन मेरे चाचा जी तो अलग ही तरह के नाई थे। दूसरों के चाचा तो अपनी भतीजी से लाड प्यार करते हैं, मेरे चाचा सिर्फ और सिर्फ मुझ पर पाबंदियां लगाया करते थे हर बात पर। बस यही कहते थे कि अब तेरा बाप मौजूद नहीं है तो इसीलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ 12 साल की थी और इतनी कम उम्र की भी मेरे चाचा जी मुझ पर ऐसे रोक टोकते थे जैसे कि कोई जवान लड़की हूँ और मैं नहीं उनकी अनुमति के बगैर घर से बाहर निकल सकती थी और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकती थी। मुझे स्कूल से लाने ले जाने व काम भी चाचा जी खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे चाचा जी पर उतना गुस्सा आता कि मेरा दिल चाहता कि किसी तरह से मैं उनसे अपनी जान छुड़वा लूं, लेकिन चाचा जी से तो मेरी जान भी नहीं छूट सकती थी क्योंकि उनका नाई का काम था। इतना अजीब भी कि कभी कभार महीने में एक बार वो बाल काटा करते थे और वह भी हमारे घर के छत पर। बाकी सारा वक्त वो घर पर पड़े रहते थे और मुझ पर नज़र रखते थे। मेरे बाबा बहुत पहले हमें छोड़कर ऊपर वाले के पास चले गए थे, इसीलिए मेरी जिंदगी, मेरी जिम्मेदारी मेरे चाचा के कंधे पर ही थी और इसी वजह से चाचा जी मुझ पर अपना पूरा हक समझते थे। ऐसा नहीं था कि चाचा जी कोई कुंवारे मर्द थे, बल्कि वह तो एक शादीशुदा आदमी थे। उनकी शादी के 5 साल होने वाले थे। चाची जी भी हमारे साथ ही रहा करती थी, लेकिन पता नहीं कि वह इतनी डरी सहमी सी नज़र आती थी जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो। जबकि मेरी माँ बहुत ही हंसने वाली इंसान औरत थी और चाची जी के साथ भी बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। नहीं उन्हें चाचा जी से डर लगता था और ना ही वह चाची जी को से झिझकती थी। जबकि चाचा जी के आगे तो चाची जी की जान निकलती थी। वह चाचा जी से नज़र मिलाकर भी नहीं बात कर सकती थी, बल्कि खामोशी से उनके हर हुक्म के आगे अपना सर झुका देती थी। शायद इसी की वजह से ये थी कि शादी के 5 साल बाद भी उनके गोद खाली था और वह चाचा जी को औलाद न दे सकी थी। जो भी था, मुझे अपने चाचा एक आंख भी नहीं भाते थे क्योंकि उनकी वजह से मेरा बचपन में जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। और जैसे जैसे मुझे समझ आई और पता चला कि मेरे चाचा जी क्या काम करते हैं तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे चाचा जी मर्द होकर भी मर्दों के बाल नहीं काटा करते थे, बल्कि वह तो लड़कियों के बाल काटते थे और वह भी ऐसे लड़कियों के जो बालिग हो जाया करती थी। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी और जब से मुझे इस बात का पता चला कि मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि चाचा जी ऐसे क्यों करते हैं। कई बार मैंने सोचा कि चाचा जी को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन चाचा जी को तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वह आधी रात को बालिग लड़की को घर बुलाते और उसे अपने साथ छत पर ले जाते और वहां ले जाकर उसके बाद बाल काटते। सारे गांव में यह मशहूर था कि चाचा जी जिस भी लड़की के बाल काटते हैं उसकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है और उसके नसीब आगे जग जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की शादी किसी बहुत ही अच्छी जगह पर हो जाती है। इसीलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को चाचा जी के पास लाया करते थे ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि चाचा जी से बाल कटवाने से किसी लड़की के नसीब कैसे बदल सकते हैं, और वो भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की कि चाचा जी लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर ही क्यों ले जाते हैं, लेकिन कभी भी मुझे ये जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब भी चाचा जी किसी लड़की के बाल काटने के लिए छत पर ले जाते तो चाची जी सीढ़ियों पर पहरेदारी लगाना शुरू कर देती और किसी भी छत पर जाने नहीं देती। मेरी सहेली प्रिया बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी चाचा जी के पास लाया गया। मैं यह सोचकर खुश हो गई कि चलो प्रिया से अगली सुबह इस बारे में बात करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि चाचा जी ने उसे छत पर ले जाकर उसके बाल कैसे काटे। लेकिन अगली दिन जब वह स्कूल आई तो वो बिल्कुल खामोश थी। मेरे सवाल
करने पर भी उसने कोई जवाब न दिया, बल्कि सारा वक्त गायब दिमागी में क्लास में बैठी रही। मैं हैरान थी कि इतनी शरारती और चुलबुली प्रिया को अचानक से क्या हो गया। घर आकर यही बात मैंने माँ से कही तो माँ हंसकर कहने लगी, बेवकूफ़, अब वह बालिग हो गई है और ऐसे में लड़कियाँ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं। शायद इसीलिए वो भी अपने माँ के कहने पर चुपचाप बैठी हो। अब तो उसके सर पर बाल भी नहीं है, शायद इसीलिए झिझक रही होगी। माँ की बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गई थी। वाकई 13 साल की प्रिया बहुत ही अजीब सी लग रही थी और क्लास के सब बच्चे भी उसे लगातार चिढ़ा रहे थे। हो सकता है वो शर्मिंदगी के मारे सारा वक्त खामोश रही हो, मगर मुझे क्या पता था कि उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है। जब कुछ वक्त तक यही सिलसिला चलता रहा तो मैंने चोरी चुपके छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार चाची की आगे आ जाती या फिर माँ ही मुझे डांट कर कह दिया करती कि अपने चाचा जी के काम में दखल अंदाजी न किया करो। तुम्हारे चाचा जी ही हैं, उन्होंने तुम्हारे बाबा के मरने के बाद तुम्हारा पेट पाला है। अगर तुम्हें डांट भी सकते हैं तो बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि हम हमारा भला ही चाहेंगे। शुरू शुरू में मुझे माँ की यह बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ एक विधवा औरत थी जिसे पूछने वाला और कोई नहीं था। ना नाना ना नानी, सब मर चुके थे और मेरे मामा जी दूसरे गांव में रहते थे। उन्होंने कभी पलटकर हमारा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में चाचा ही थे जो हर वक्त माँ के साथ खड़े थे। यहाँ तक कि अपनी शादी के भी 5 साल इन्होंने और मेरे माँ के खर्चे कभी भी रुकावट नहीं डाली थी, बल्कि वह तो पहले से भी बढ़कर हमारा ख्याल रखते थे और चाची जी को भी हमारे साथ रहने पर कोई एतराज़ नहीं था। यही वजह थी कि माँ उन दोनों पति पत्नी को सर आंखों पर बिठाती थी। सारे गांव वाले भी चाचा जी को बहुत ही इज्जत किया करते थे, क्योंकि चाचा जी की बहुत ही नर्म मिजाज इंसान थे। बस उनकी सारी डांट मेरे लिए ही थी, लेकिन माँ का कहना था कि इनमें से उनकी मोहब्बत छिपी हुई है। वह खुद ब खुद औलाद बे औलाद है, इसीलिए औलाद की कमी को मुझ में पूरी करना चाहते हैं। मैंने यह बात सोची कि तो मुझे भी यह बात सच ही लगी कि अगर चाचा जी का सारा साथ हमारे साथ न होती तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव में बेसहारा और बेमोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे होते। जिस रात मैंने चाचा जी से वादा किया था कि मैं कभी दोबारा चाचा जी के काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी, उस रात के बाद मैंने कभी छत पर जाने को नहीं सोचा। मैं डर गई थी कि अगर चाचा चाची जी की मेरी शिकायत कर दी तो मैं और मेरी माँ कहाँ जाती। चाचा जी के काम को पहले की तरह ही चल रहा था। कभी महीने में, कभी 1.5 महीने में ना कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आ जाती और चाचा जी के साथ खामोशी से छत पर चली जाती। चाचा जी की सीढ़ियों के आसपास ही रहती और 2 घंटे बाद जब वो लड़की छत से उतरकर वापस नीचे आती तो चाचा जी उसके काफ़ी देर बाद ही नीचे आते और उनकी हालत काफ़ी अजीब सी नज़र आती थी। और इस बात के बारे में भी मुझे इस वक्त पता चला जब एक रात मैं मटके में पानी लेने के लिए आंगन में आई और चाचा जी को सीढ़ियाँ उतरते देखा था। चाचा जी का हुलिया बहुत ही अजीब लग रहा था, उनका सांस भी फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत मेहनत करके नीचे उतर आए हों। चाचा जी हमेशा काले रंग के धोती बांधा करते थे, लड़कियों के बाल काटने पे छत पे जाते थे, लेकिन जब वो नीचे उतरते तो उनके कपड़े भी बदले हुए होते थे। नहीं उन्होंने धोती बांधी होती थी और ना ही उनके शरीर पर कुर्ता मौजूद था। वो बहुत हाँफते हाँफते सीढ़ियाँ उतरते और जैसे बहुत ज़्यादा थक गए हो और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा हो। और फिर मुझे याद आया कि जब भी चाचा जी किसी लड़की के बाल काटते हैं तो पूरा दिन कमरे में बंद रहते हैं और चाची जी को भी कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। आखिर 2 घंटे बाल काटने के बाद चाचा जी की इतना भी कैसे थक जाया करते हैं कि सारा दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकला करते। और फिर उस वक्त तो उन्हें चलता देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे वह खेत में हल जोत कर आ रहे हों। चाची जी को देखते ही मैं छुप गई और चाचा जी अपने कमरे में
चले गए थे। मैं हमेशा की तरह अगले दिन चाची कमरे से बाहर थी और चाचा जी कमरा बंद करके सो रहे थे। मेरे स्कूल की छुट्टियां थी, इसीलिए उन्हें मेरी भी फिक्र नहीं थी। और माँ भी गांव में किसी की तबीयत पूछने के लिए गई थी कि तभी मैं किसी काम से बाहर किचन में गई तो मैंने चाची जी को दुपट्टे में छुपकर आंसू बहाते देखा। ये पहली बार था जब मैंने चाची जी को इस तरह रोते हुए देखा था। मैं फौरन भागकर चाची जी के पास गई और पूछा कि क्या हुआ चाची जी, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर चाची ने जल्दी से अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ कर दिए और कहने लगी, नहीं पगली, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि चाची जी रो रही हैं और इस बात ने मुझे न सिर्फ दुखी कर दिया था बल्कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ऐसे कौन सी बात है जिसकी वजह से चाचा जी से छुप छुप कर रोना पड़ रहा है। मुझे चाचा जी से और नफ़रत का एहसास हो रहा था कि शायद वो चाची जी ही थे जिनकी वजह से चाची छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद मैं चाची जी पर नज़र रखने लगी थी। जब भी चाचा जी किसी लड़की के बाल काटकर सीढ़ियाँ उतरते नीचे आते तो मैं उनके चेहरे पर थकान का असर साफ दिखाई देता और अगले दिन सारा दिन चाची जी मुझे छुप छुप कर रोती नजर आती। और फिर एक दिन मेरी जिंदगी में भी वो दिन आ गया जब मैं भी जवान हो गई। उस दिन मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि गांव की सभी लड़कियों की तरह तेरे चाचा जी के हाथों तेरी किस्मत की चमकाई जाए। माँ की बात सुनते ही मेरी जान निकल गई कि अब माँ मुझे भी बाल कटवाने के लिए चाचा जी के हवाले करने जा रही थी। 12 साल की उम्र में मैं गंजी होने मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। मैं यह सोचकर ही परेशान हो गई थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी सबके मजाक का निशाना बनना पड़ेगा। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और माँ से कहा कि मैं किसी हाल में भी बाल उतरवाना नहीं चाहती। मेरा इनकार सुनकर माँ ने ज़ोर से कहा कि क्या तू नहीं जानती कि तेरे चाचा जी की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है, जिसके बाल भी आज तक तेरे चाचा जी ने काटे हैं। कुछ ही दिनों में उनकी शादियां धूमधाम से हो गई हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर हुई हैं। ऐसे ही तो गांव की वाले अपनी बेटियों के तेरे चाचा जी के हवाले करके नहीं जाते। जब वह तेरे चाचा जी के इस काम में इतना बड़ा फ़ायदा उठाते हैं तो फिर हम घर वाले ही क्यों ना। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी माँ ने चाचा जी को बुलाया और चाचा जी से कहा कि आज की रात तुझे अपनी भतीजी के बाल उतारने हैं। यह सुनकर चाचा जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और कहने लगे कि क्या अपनी कोमल भी बालिग हो गई है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, अब कोमल की बारी है कि हम इसकी धूमधाम से किसी अच्छी जगह शादी करें और अगर इसके बालों पर तेरा हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत भी चमक उठेगी। यह कहकर माँ ने मुझे चाचा जी के साथ छत पर भेज दिया। छत पर जाते ही मैंने चाचा जी से मिन्नतें की कि वह मेरे बाल न काटे क्योंकि मैं गंजी नज़र आना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद चाचा जी अपनी धोती बांधे मेरे आगे बैठे। उसके बाद चाचा जी मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई और फिर जैसे ही चाचा जी ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा जी ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा क्योंकि चाचा जी ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था और फिर मुझे महसूस हुआ कि चाचा जी के गरम गरम आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई कि चाचा जी क्यों रो रहे हैं। काफ़ी देर बाद जब चाचा जी ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और आंसुओं से उनका चेहरा भी भीगा हुआ था। और फिर चाचा जी की बात ने मेरे होश उड़ा दी और रोते हुए कहने लगे, कोमल, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तू मेरे भाई की निशानी है और तेरी इज्जत मेरे घर की इज्जत है। चाचा जी की बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन चाचा जी के शब्दों में मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मैंने चाचा जी से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। चाचा जी ने कहा, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और उनसे कहना कि चाचा जी मेरे बाल नहीं काट सकते। मैं उल्टे कदम में सीढ़ियाँ उतरकर माँ के पास चली आई और माँ को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर माँ चाची के कमरे की तरफ चल दी। मैं भी माँ के साथ ही थी। जब हम कमरे में गए तो चाची
जी के कदमों में बैठकर रो रही थी और चाची जी से माफ़ियाँ मांग रहे थे। चाची जी ने भी सिसक सिसक कर रो रही थी। यह सब देखकर माँ भी परेशान हो गई और उन दोनों से पूछा कि आखिर मामला क्या है। मुझे भी तो कुछ बताओ, कुछ पता चले। काफ़ी देर आंसू बहाने के बाद चाचा जी ने एक ऐसा राज हमारे सामने खोला जिसे सुनकर हमारी आत्मा कांप उठी थी। यह कैसे मुमकिन था कि मेरे चाचा ऐसा कोई काम करते थे जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। चाची जी ने रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है। चाचा जी से गांव के चौधरी के पास नाई थे और वह सिर्फ चौधरी साहब के ही बाल काटा करते थे। गांव की चौधरी अय्यास तरह के आदमी थे और उनकी फितरत चाचा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन चाचा जी की मजबूरी थी कि उन्हें यह नौकरी करनी पड़ी थी। और फिर एक दिन गांव के चौधरी ने चाचा जी को अपनी नौकरी से निकाल दिया और एक नया काम सौंप दिया। गांव के चौधरी ने सारे गांव में एक बात मशहूर कर दी कि चाचा जी के हाथ में बहुत जादू है और वह उसके जिसके भी बाल काटते हैं उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक के गांव के चौधरी की ज़मीनें भी फसल आने लगी थी और ये भी इसीलिए हुआ है कि क्योंकि चाचा जी उनके बालों पर हाथ रख देते थे। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग थे। उनके लिए तो गांव के चौधरी के ही हर बात सही होती थी और गांव के चौधरी ने इस बात का बहुत ज़्यादा चर्चा किया तो गांव वालों ने आंख बंद करके इस बात पर यकीन कर लिया। और फिर चौधरी साहब ने अपने पास नौकरी के जरिए उनकी बात फैला दी कि अगर किसी ने बालिग लड़की के बाल कटवाए तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चौधरी साहब ने ये सब क्यों किया। चौधरी साहब ने मुझे लाखों रुपये देने का वादा किया था और कहा था कि मुझे बस गांव की जवान होने वाली लड़कियों के ही बाल उतारने हैं। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी और फिर जब गांव वाले यह सोचकर मेरे पास अपनी नई बालिग बेटियों को मेरे पास भेजने लगे तो उनकी किस्मत बदलने लगी। तो मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनकी बाल उतार दिया करता था और बदले में चौधरी साहब मुझे हजारों रुपया दे देते थे। कई सालों तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और फिर जब मेरी शादी तुम्हारी चाची से हुई तो उस पहली रात मेरे सामने यह राज खुला कि मैं जिन लड़कियों के बाल काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या खेल खेलते हैं। और यह जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन मैं चौधरी साहब के इस गंदे खेल में बुरी तरह फंस चुका था और मैं चाह कर भी खुद को बचा नहीं पाया था और आज तक मैं उनके इस खेल में शिकार हूँ। चौधरी साहब को कम उम्र की नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक था और गांव में इस बात को बहुत ज़्यादा छुपाया जाता था कि कोई लड़की कब जवान हुई है। इसीलिए चौधरी साहब ने यह खेल रचाया और लोग उनकी बातों में आ गए। जवान होने वाली लड़कियां जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती तो चौधरी साहब को इस बात की खबर हो जाती कि यह लड़की बालिग हो गई है और उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई खेल रचाकर अपनी हवेली बुला लिया करते थे। और फिर गांव के हर बालिग लड़की उनकी गंदी और नज़र के शिकार बनी हुई थी और तुम्हारी चाची भी उन्हें लड़कियों में से एक थी। और इस बात का राज शादी की रात तुम्हारी चाची ने मेरे सामने खोला था, लेकिन उस वक्त तक मैं बुरी तरह चौधरी साहब के काम में फंसा हुआ था कि चौधरी साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने किसी के सामने यह बात खोलने की कोशिश की तो बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि मुझे ही चरित्रहीन ठहरा देंगे। इस डर से मैंने नहीं चौधरी साहब की काम छोड़ा और ना ही कभी तुम्हें अकेले घर से बाहर जाने की अनुमति दी, क्योंकि मैं जानता था कि उनकी नज़र कितनी गंदी और ख़राब है। तुम्हारी चाची बहुत अच्छी तरह जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या करते हैं, इसीलिए वह छुप छुप कर रोया करती थी। मैं खुद भी कई घंटे रोने के बाद नीचे आता था क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल होना नहीं चाहता था। चौधरी साहब ने मुझे खास काले रंग की धोती दी थी और कहा था कि जिस लड़की के बाल काटते वक्त ये धोती
पहना करो ताकि लोगों को लगे कि वाकई तुम कुछ खास करते हो, जिनकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। चौधरी साहब लड़की की अपनी हवस का निशाना बनाने के कुछ ही महीने बाद उसकी शादी किसी मासूम नौकर के दबाव से करवा देते और नौकर को ढेर सारा पैसे भी देते, जिससे उस लड़की की ज़िंदगी संवर जाती थी। चौधरी साहब के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए अपनी अय्याशी पर आंख बंद करके पैसे लुटा रहे थे और मैं उनके हाथों की कठपुतली बन चुका था। लेकिन मैं तुम्हारे बाल काट कर चौधरी साहब को यह खबर नहीं पहुंचाना चाहता था कि तुम भी जवान हो चुकी हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस तरह भी उनके जुल्म से नहीं बच पाओगे। चाचा जी की बात सुनकर मैं और मेरी माँ रोने लगी थी। हमें भी तो इस चीज़ को कुछ खबर नहीं थी। माँ दूसरे गांव से शादी होकर यहाँ आई थी, इसीलिए उन्हें भी चौधरी साहब के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे तो चाचा जी के अपने ऊपर नज़र रखना और उनका हमेशा पाबंदियाँ लगाना हमेशा बुरा लगता था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि चाचा जी मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि जो चौधरी साहब मुझसे बचाने के लिए इस कदर कोशिश कर रहे थे। चाचा जी ने हमसे वादा किया था कि वह मेरी इज्जत पर आंच भी नहीं आने देंगे और ना ही आइंदा गांव की दूसरी लड़कियों की बर्बादी का जरिया बनेंगे। चाचा जी ने रोते हुए माँ और चाची जी से कहा कि अपना सामान बांध लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम एक खत लिख जाऊंगा, जिसमें मैं सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी है, वो खामोशी से गांव वालों को यह बात समझा देंगे और यह किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं, माँ और चाचा चाची कोई भी नहीं जानता था कि आगे हमारी मंजिल क्या है। चाचा जी ने एक कदम बढ़ाया था, इसीलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। चाचा जी ने गांव के मास्टर के नाम एक लंबा सा खत लिख दिया था, जिसमें उन्होंने हर बात साफ साफ लिख दी थी ताकि हमारे जाने के बाद कोई गांव वाला चौधरी साहब की बातों में ना आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवा कर या किसी और तरीके से चौधरी साहब को यह खबर न पहुंचाए कि अब वह जवान और बालिग हो चुकी है और उनकी हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब भी कोई लड़की बालिग होने के बाद गंजी होती थी तो फिर कुछ दिनों बाद स्कूल आती तो वह किस कदर डरी सहमी और खामोश होती थी। मुझे हमेशा ही यूं ही लगता था कि यह सब इसीलिए है क्योंकि वह गंजी होकर आई है और अपने इसी गंजेपन की वजह से परेशान है, क्योंकि वह राज तो अब खुला था कि चौधरी साहब की हवस का निशाना बनाकर आई थी और मेरे वह चाचा जिन्हें मैं बहुत ही गलत समझती थी, दरअसल खुद भी एक तकलीफ़ का शिकार थे। और जब हम यह गांव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे चाचा जी के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आज भी अक्सर गांव में ऐसे ही बहुत से चौधरी और वडेरे मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल हैं और सीधे साधे गांव वाले उनकी घटिया काम और उनकी करतूत नहीं जानते। शहरी लोगों को चाहिए कि वह हिदायतों में पढ़ाई और शहर की सिलसिलों को आगे बढ़ाए ताकि सीधे साधे और भोले भाले गांव वाले ऐसे घटिया सोच के लोगों से खुद को बचा सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।